हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज नंबर आप 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही स्टैटिक जीके के भी कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क या लाइकेन पार्क विकसित किया है? इस क्वेश्चन के साथ दो स्टैटिक क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, और वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, लाइकेन क्या होते हैं? आपने काई नाम सुना होगा, काई जरूर देखी भी होगी। बहुत छोटी छोटी सी जो है घास टाइप की होती है, ठीक है। गीली जगहों पर आपने देखी होगी, अक्सर ये पेड़ों की छाल पर आपको देखने को मिलेगी, ये है ना, दीवारों पर मिल जाएगी काई, तो उसी को हम लाइकेन बोलते हैं। जो ये लाइकेन होता है, एक्चुअली ये एक वनस्पति है जो दो तरह के जीवों से, दो तरह की वनस्पति से मिलकर बनी होती है। इसमें कौन कौन सी है? एक होता है फंगस या इसी को आप बोलते हैं फंजाई, और दूसरा होता है एल्गी। दूसरी होती है एल्गी, और ये फंगस को आप हिंदी में बोलते हैं कवक और इसको बोलते हैं आप शैवाल, ठीक है। और लाइकेन को लाइकेन ही बोला जाता है। तो इन दोनों को, फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इनका सहचार्य, इन दोनों का गठबंधन मिलकर कहलाता है क्या? लाइकेन। तो ये लाइकेन एक प्रकार की वनस्पतियां हैं, और जिस एरिया में लाइकेन ये वनस्पति पाई जाती हैं वहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि एयर पोल्यूशन वहाँ पर है ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में ये लाइकेन है, ये वनस्पति पाई जाती है काफ़ी मात्रा में, और कुछ दिन बाद अगर आप देखते हैं कि वहाँ से ये लाइकेन कम हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है ये वनस्पति, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन है उस क्षेत्र में। तो एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? तो आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन इज अ बायो इंडिकेटर और एक जैव सूचक होता है वायु प्रदूषण का, ठीक है। तो ये SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी उपस्थिति, इस पॉल्यूटेंट की अगर उपस्थिति रहती है तो वहाँ लाइकेन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाइकेन ये किन दो जीवों का सहचर्य गठबंधन है या किन दो का एसोसिएशन है? तो फंजाई, कवक और एल्गी का ये गठबंधन है। अब देखिए, भारत में कुल 600 प्रजातियां, 600 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं किसकी? लाइकेन की, जिसमें अकेले लगभग 150 से ज़्यादा या 150 के आसपास प्रजाति लाइकेन्स की पाई जाती हैं उत्तराखंड के अंदर। इसीलिए उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, उसमें जो कुमाऊं नाम की जगह है, कुमाऊं में मुनस्यारी, इस नाम को याद रखिएगा, मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, यहाँ पर कवक पार्क लिखा है और यहाँ लाइकेन पार्क बोला है। वेबसाइट पे अगर आप इंटरनेट में जाओगे और गूगल करोगे तो कवक पार्क के नाम से मिलेगा आपको, बट आपको याद रखना लाइकेन पार्क, क्योंकि कवक तो बोला जाता है किसको? फंगस को या फंजाई को। तो आप ये याद रखिएगा, अगर कवक पार्क के नाम से पूछा जा रहा है या लाइकेन पार्क के नाम से पूछा जा रहा है तो समझ जाइए क्वेश्चन एक ही है। तो इसमें अब लाइकेन, अब एक क्वेश्चन आएगा कि लाइकेन आर दी बेस्ट और दी गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। प्रदूषण को जो है सहन नहीं कर पाते हैं लाइकेन, तो ये वायु प्रदूषण का जो एक अच्छा सूचक माने जाते हैं। तो देश का पहला, अब याद रखिएगा, देश का पहला कवक पार्क या लाइकेन पार्क विकसित कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड के मुनस्यारी में, ठीक है। तो देश का पहला भी है और इंपॉर्टेंट भी बन जाता है यहां से, ठीक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, ये जुलाई के, ठीक है। इनको याद रखिएगा। तो वही उठाए हैं जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये बैंक है HDFC, इसको याद रखिएगा। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए, इसने जो है ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन के जरिए जो किसान होंगे वो बैंकिंग और कृषि दोनों की सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर पा सकेंगे। किस तरह से? तो किसान इस ऐप के जरिए जो है, जो मंडियाँ होती हैं, मंडी में जो रेट चल रहे होते हैं, मंडियों में जो कीमतें चल रही होती हैं फसलों को लेकर के, ठीक है, और या खेती के लिए कोई नई नई इन्फॉर्मेशन, जानकारी यहाँ से पा सकते हैं। मौसम की भविष्यवाणी होती रहती है, वो सब मैसेज अलर्ट में इस एप्लीकेशन पर आ जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी क्षेत्र भारत में अशांत क्षेत्र जो है कब घोषित किया जाता है? मान लीजिए किसी एरिया में धार्मिक चीज़ों को लेकर या नस्लीय या भाषा के आधार पर या कहीं गुट बटे हुए हैं जातियों को लेकर, समुदायों के बीच में कभी भी मतभेद, अगर विवाद चलते हैं किसी एरिया में,
तो केंद्र सरकार उस क्षेत्र को जो है अशांत क्षेत्र घोषित कर देती है। ऐसा ही हुआ है नागालैंड के साथ में, नागालैंड को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और यहाँ पर जो है एक एक्ट लगाया गया था, एक एक्ट भी आया था, ये एक्ट आपने सुना होगा। इसको जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये देखिए अप्सपा लागू किया हुआ है कहाँ, नागालैंड में। अप्सपा क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसको याद रखेंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम ये 1958 में आया था और ये नागालैंड में अशांत क्षेत्र जब घोषित हुआ है तो अप्सपा इसके तहत ही इसको लगाया गया है। तो यहाँ पर इस अप्सपा कानून के तहत केंद्र सरकार ने संपूर्ण नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इसमें जो अगली जो डेट है, ये जो है कितने महीने के लिए इसको बढ़ाया गया अप्सपा को, ये 6 महीने 6 मंथ के लिए इसको फिर से इंक्रीज किया गया है। देखिए पहले भी अशांत क्षेत्र कई बार घोषित किया जा चुका है। 30 जून 2000, इसको याद रखिएगा, 30 जून 2020 से फिर अगले 6 महीने के लिए अप्सपा यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो अप्सपा की धारा 3 याद रखिएगा, धारा 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है अगर आपसे पूछेगा कौन सी धारा है अप्सपा की जिसके तहत जो है नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, धारा 3 है और ये अब कब से प्रभावी हो गया, अगले 6 महीने के लिए, ये 30 जून 2020 से प्रभावी हो गया है। अप्सपा की फुल फॉर्म पूछ सकता है, कब किस वर्ष आया था वो ये भी पूछ सकता है। देखिए अप्सपा लगने के बाद इस सशस्त्र बल को वहाँ पर तैनात करने के बाद में इन बलों को ये अधिकार आता है कि अगर 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह पर जमा हो रहे हैं तो उनको रोक सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये बल प्रयोग कर सकते हैं, भले ही किसी की जान क्यों ना चली जाए, ठीक है। उसको लगे कि व्यक्ति अशांत क्षेत्र में कानून के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद में, तब उस पर जो है कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर टी। तो ये बहुत सख्त कानून है जो कि नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए फिर से प्रभावी इसको किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल देखिए, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल किया है अभी हाल ही में? तो ये हैं लियोनेल मेसी हैं ये, इन्होंने जो है अपने करियर का 700वां गोल कंप्लीट किए हैं, 700 गोल। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने किल कोरोना नाम के अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका आंसर है मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार ने जो है मध्य प्रदेश से कोरोना को ख़त्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है किल कोरोना। तो ये जो है यहाँ पर जो राजधानी है भोपाल, इसमें सर्वे के लिए एक स्वास्थ्य विभाग की टीम है और यहाँ पर जो है सैम्पलिंग की जा रही है, ठीक है। लोगों को उनकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है और साथ ही उनका जो टेम्परेचर है उसको भी मेज़र किया जा रहा है। तो ये किल कोरोना किसकी है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है इसको। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 वर्षों के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जो है वरिष्ठ वकील रह चुके जो तुषार मेहता हैं, इनको सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2020 से इनका कार्यकाल 3 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे अभी फिलहाल के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो ये आंसर भी आप अब आसानी से कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। इनके साथ ही क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो देखिए अभी जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर जो ऑलरेडी हैं के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने की अनुमति दे दी है। तो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। के वेणुगोपाल का 1 वर्ष यानी अटॉर्नी जनरल का 1 वर्ष बढ़ाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई को एक बैंक है जिसने अपना स्थापना दिवस भी हाल फिलहाल में ही मनाया है। कौन सी बैंक है वो आप जानते हैं? 1 जुलाई साल 1955 को स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या भारतीय स्टेट बैंक की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस दोनों ही 1 जुलाई को सेलिब्रेट किए गए हैं, मनाए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
सवाल नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जिनका नाम आनंदीबेन पटेल है, इनको किस राज्य की राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है तो ये आनंदीबेन पटेल हैं, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होने के साथ साथ अब ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं इनको एमपी यानी मध्य प्रदेश की राज्यपाल के पद का अतिरिक्त भार सौंपा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल कौन थे, लालजी टंडन, याद रखिएगा लालजी टंडन काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे, तो उनके इलाज की वजह से वो जो है अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं वही जो है मध्य प्रदेश का भी इनको कार्यभार सौंपा गया है। और ये आनंदीबेन पटेल जो गुजरात हैं, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो जो नासा है, नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी इंजीनियर है, ये महिला इंजीनियर है जिनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ऑप्शन बी, इन्हीं के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसको जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली सरकार ने जो है कोरोना के इलाज के लिए निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा बैंक। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो कोरोना के मरीज हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। तो दिल्ली सरकार ने अभी तक जितने भी कोरोना के मरीज हुए हैं वहाँ उनको जिनको भी ठीक किया है, सरकार उन सभी को जो है कॉल करके उनसे जो है प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करेगी इसके तहत। और कोविड-19 की जो मरीज हैं उनके इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी जो है ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। तो इसीलिए प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, याद रखिएगा ILBS, तो भारत में सबसे पहले जो है देश का प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली में कहाँ पर? ILBS में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बिलियरी साइंस। इसी में जो है भारत की पहली प्लाज्मा बैंक बनाई जा रही है, वो भी दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट को खोलोंगजू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, खोलोंगजू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये, इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कितने मेगावाट का है ये? एक्चुअली 600 मेगावाट है, इसको याद रखेंगे। तो भूटान में लागू होने वाली पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है एक तरीके से ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी योजनाएं आएंगी वो किस राज्य की हैं ये आपको याद रखना रहेगा। तो ये त्रिपुरा की योजना है। नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ये कौन है? ये हैं अमर्त्य सेन, याद रखेंगे अमर्त्य सेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और अच्छा क्वेश्चन है, रूस के संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद में व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो देखिए ये वर्ष याद रखेंगे, वर्ष इज इंपॉर्टेंट, 2036 तक। नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवाक्सिन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो 15 अगस्त तक जो है देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा? ICMR के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, और ये वैक्सीन कौन लॉन्च करेगा, ठीक है, ये भी आपसे पता करवा सकता है। तो इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये है इसका आंसर 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, इनकी डिटेल आपके लिए ज़रूरी है सामने। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन, इसका टाइटल है, एक रिपोर्ट जारी की है इस टाइटल से, तो ये की है अंकटाड ने। अंकटाड की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है कोविड-19 और पर्यटन। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का पर्यटन क्षेत्र कम से कम $1.2 ट्रिलियन या वैश्विक
जीडीपी का 1.5% तक कम हो सकता है। आपको जो मेन याद रखना है कि रिपोर्ट किसने दी है, उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने ऑन्कोलॉजिस्ट, ये भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी, याद रखेंगे आप, और बाकी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कुछ ही क्वेश्चंस की डिटेल रखी है हमने आपके लिए यहाँ पर। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया गया है? तो मंत्रालय का नाम याद रखेंगे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन की हमने बात की थी कि किस देश के संवैधानिक संशोधनों के लिए मतदान किया, किस देश ने संवैधानिक संशोधनों के लिए मतदान किया है और जिसके द्वारा उसके राष्ट्रपति 2036 तक सत्ता में बने रहेंगे। पिछले क्वेश्चन को हमने रिवर्स करके पूछा है, व्लादिमीर पुतिन के केस में आंसर रशिया है। तो रशिया ने हाल ही में जो संवैधानिक संशोधन है उस पर एक वहाँ पर एक जनमत संग्रह हुआ है, ठीक है, रेफरेंडम हुआ है यहाँ पर। इसके लिए जो है चुनाव आयोजित किए गए हैं, जिसमें रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनका कार्यकाल जो है रीसेट एक तरीके से शामिल है। इसमें 2024 में राष्ट्रपति पद समाप्त होने के बाद संशोधनों में उन्हें जो है 2 और 6 साल के कार्यकाल की अनुमति भी दी गई है। तो इसमें अगर ये ऐड होने के बाद में इनका कार्यकाल हो जाएगा कब तक का? 2036 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी अभी हमने जस्ट किया है। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन में शामिल नहीं है? इसको याद रखिएगा, तापी इंग्लिश में भी आपसे पूछ सकता है कि इस तरह से। तो इसमें जो है 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी साल 2010 में, ये भी याद रखिएगा, साल 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें देश कौन कौन से शामिल है? तुर्कमेनिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। तो 4 देश हैं ये। इसमें कौन कौन से शामिल हो जाते हैं? देखिए, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और, तो तापी में 4 देश शामिल हैं, ये आप जान चुके हैं। तापी में तुर्कमेनिस्तान है, तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है। तो यहाँ तुर्कमेनिस्तान एब्सेंट है, लेकिन तजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, तो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा C। तो चारों देश आपको याद रखने हैं और इसकी लंबाई पूछ सकता है। तो लगभग भारत तक ये जो है टोटल इसकी लेंथ जो है 1700 किलोमीटर है, टोटल मिलाकर 1700 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये कितना, 1680 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसे आप कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसको जानते हैं आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, ये भी डेट आप याद रखेंगे, लेकिन वर्ष था वो 1969। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्थापना वर्ष को लेकर। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ लेता है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे, ये बैंगलोर में है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। और इसके जो अभी चेयरपर्सन है वो कौन है? के सिवान। के सिवान इसके चेयरपर्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और इसमें जो है भारत का सबसे पहला जो सैटेलाइट था उसका नाम भी पूछता है कभी कभी आपसे। तो भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आप जान रहे हैं, ये आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट था, और 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था। कहाँ से? रशिया से। तो भारत के जो महान गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर भारत के पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसमें जो है कोई भी वस्तु, जब मान लीजिए आप अगर चुपचाप बैठे हैं घर में, विरामावस्था में, बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में, हिल डुल नहीं रहे हैं, और अगर आप ऐसा कंडीशन में बैठे हैं तो आपकी बॉडी क्या करेगी? बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई आप फोर्स नहीं लगा देते, बाहर से उसको हिला नहीं देते, डुला नहीं देते, या कोई आपको धकेल नहीं देता, तब तक आप वैसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी वस्तु या तो एक, अगर वो गति कर रही है तब तक वो गति करती रहेगी एक समान गति से, जब तक उस पर कोई ब्रेक ना लगाया जाए। ठीक है, वो ऐसे ही चलती चली जाएगी। और कोई विरामावस्था में है, कोई रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु की जो अवस्था है, जो स्टेट है, उसमें तभी परिवर्तन आता है जब उस पर हम कोई बाहर से बल लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉडी ऐसे ही रेस्ट में रहना चाहती है, चाहे गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहिए। इसे बोलते हैं हम
स्थिरता का जड़त्व, इसे बोलते हैं हम स्थिरता का जड़त्व। तो जब कार्य ट्रेन में आप जब बैठे होते हैं तो कार्य ट्रेन में बैठा हुआ यात्री जब ट्रेन चलती है अचानक से, तो उसके चलने के साथ ही आप पीछे की तरफ गिरते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो यात्री है, जो पैसेंजर है, उसका शरीर का जो निचला हिस्सा, जो हमारे पैर हैं, वो कांटेक्ट में होते हैं गाड़ी के डायरेक्टली, तो गाड़ी के साथ ही हमारे पैर आगे की तरफ खिसकते हैं, परंतु जो हमारा ऊपरी हिस्सा है वो पीछे की तरफ, एक्चुअली वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ऊपर वाला हिस्सा आप देखते हैं, आप समझ जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको झटका महसूस होता है, आप गिरते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया, इसको बोलते हैं इनर्शिया, बोलते हैं स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको जानने चाहिए। भारत सरकार ने जो गंगा की डॉल्फिन है उसको कब राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया था? नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है हमारा? गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन को जो है भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा की जो डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव या राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया था। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, H1N1 क्या है? ये आप जान रहे हैं, H1N1 एक फ्लू वायरस है, ये एक विषाणु है। ऑप्शन बी, 2009 में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, जिसे क्या कहा गया था? स्वाइन फ्लू, क्योंकि ये जो विषाणु है, वायरस है, सुअरों में जैसा वायरस पाया जाता था उसी के समान ये इसके लक्षण थे। ठीक है, तो इसी को जो है स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। जैसे अभी कोविड-19 है, उस पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं उस समय H1N1 को लेकर, तो ये डायरेक्टली आप नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वायरस का नाम है और इसी को हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट को इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस के संदर्भ में दो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये रिपोर्ट जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और विश्व बैंक वर्ष में इसे 2 बार जनवरी और जून के महीने में इस रिपोर्ट की समीक्षा करता है। तो देखिए, विश्व आर्थिक संभावना, जिसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस कह रहे हैं, ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दूसरे की, तो विश्व बैंक वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में इस रिपोर्ट की समीक्षा करता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं। तो इसमें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि दर और जो विकासशील देश हैं उन पर जो है इसके इफेक्ट की जांच की जाती है, इसमें सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में जो टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, इसमें कितने परसेंट शहरी हैं, कितने परसेंट ग्रामीण हैं? ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें अगर ग्रामीण पॉपुलेशन आपसे पूछे तो वो है 68.8%, और जो अगर आपसे पूछे शहरी या नगरीय जनसंख्या है वो 31.2%। ये कभी अलग अलग भी पूछ लेता है, यहाँ ग्रामीण पूछा है, कहीं शहरी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे बी ऑप्शन, 68.8%। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष 2.0 किस योजना जो है किससे संबंधित है? तो सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसने जो है सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था, योजना बनाई थी। इंद्रधनुष में आप जानते हैं 7 रंग हैं, तो ये 7 रंग 7 बीमारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 बीमारियों के टीकाकरण से संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां 7? तो देखिए, ये मिशन जो है, इस मिशन का उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। किन किन के? इन 7 बीमारियों के। नंबर 1 डिप्थीरिया, नंबर 2 बलगम, नंबर 3 टिटनस, नंबर 4 पोलियो, नंबर 5 तपेदिक, नंबर 6 खसरा और नंबर 7 हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इन बीमारियों को रोकने के लिए इंद्रधनुष मिशन जो है योजना लाई गई थी, और इसमें जब पूरे बच्चे कवर नहीं हो पाए पहले चरण में इसके, तो इसका दूसरा चरण भी लॉन्च किया गया जिसे इंद्रधनुष 2.0 कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीकाकरण से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन का प्रयोग करके आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा किया जा सकता है? तो ये है जिब्रेलिन नाम का ये प्लांट हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य आनुवांशिक रूप से जो छोटे पौधे होते हैं उनको बड़ा करने से होता है। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ उसका सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? किसी देश का इकोनॉमिक
ग्रोथ आप कैसे जान सकते हैं? अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि आपको जाननी है तो वहाँ का आपको प्रति व्यक्ति आय देखना होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किस वर्ष से मानव संसाधन के संपोषणीय एवं विकास के संबंध में मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है? तो बात ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की या HDI की बात चल रही। तो सबसे पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट साल 1990 में प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो कहाँ बताएंगे इसको? ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो है हर साल जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की जाती है। इसमें सभी देशों की रैंकिंग आती है यहाँ पर, ठीक है। तो भारत की स्थिति की अगर आप बात करें तो भारत को कौन सा स्थान मिला है 2019 में मानव विकास सूचकांक, जिसे आप कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसमें भारत की 2019 में कौन सी रैंकिंग है? तो रैंकिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाया था, आपको ये बताया गया था। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक क्या है। सभी की रैंकिंग आपको करवाई जा चुकी हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1990 में ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था साल 2000 में या 2001 में, साल 2000 से 2001 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। इसका मेन फोकस इस सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे आप NDB कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कल ही डिस्कस किया था हमने। ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित बैंक को हम बोलते हैं क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय चीन में है। चीन में भी कहाँ पर है? शंघाई में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? कॉन्टिनेंट की बात करा तो कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की झील है ये विक्टोरिया लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थ्री गॉर्जेस डैम है ये। थ्री गॉर्जेस डैम जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये है चाइना का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और ये यांगजी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। यांगजी रिवर पर ये बना हुआ है, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सारगेसो नामक जड़ विहीन घास कहाँ पर पाई जाती है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये घास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चीन सागर में चाइना सी में आने वाले तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत में इस तूफान जो आते हैं इस तरह ये चक्रवात कहलाते हैं भारत में, और इसी का चीन में इसका नाम होता है टाइफून, ठीक है। चीन में इसका नाम होता है बी ऑप्शन टाइफून। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन से कथन सही है इनमें से? गांधी सागर बांध राजस्थान में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये दोनों के दोनों आंसर गलत हैं। एक्चुअली जो चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना के तहत चंबल नदी पर 3 डैम बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध जो है ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। और अगर राणा प्रताप सागर बांध की बात करें ये राजस्थान में है, जस्ट रिवर्स कर दिए गए हैं ये। और एक और डैम है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध, वो भी राजस्थान में ही है। तो इसमें ना तो एक है ना तो दो, तो आप याद रखें गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये MP में है, ना कि राजस्थान में है। और ये राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान के अंदर है। और एक और है जवाहर सागर बांध, वो भी राजस्थान में है। नेक्स्ट सवाल, चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज़ को 30 मिनट्स की ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो आगे भी हैं लेकिन यहाँ भी डिस्टर्बेंस बहुत है, तो ये इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा आज के लिए। और कल हम मॉर्निंग में एक टॉपिक है रीजनिंग का, रीजनिंग को डिस्कस करेंगे कल। रीजनिंग के साथ ये टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी आज की, जो बचे हुए क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट रहेगी दोनों ही। तो उसमें हम करने वाले हैं क्या, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं 3 क्वेश्चन। आपको दे देगा कुर्सी मेज फर्नीचर, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। कुर्सी मेज फर्नीचर बोलेगा इसको कौन सा वेन डायग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 3 टाइप के क्वेश्चन है वहाँ से और एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसको करेंगे। अगर मॉर्निंग में देख लीजिएगा उसको, ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक को। और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।